काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि हीरालाल बुल्लू की तरफ कथा को आगे बढ़ाने का चैलेंज फेंकते हैं, लेकिन तब तक दोनों गवाइयों के बीच का माहौल काफी बोझिल हो गया होता है। इसी के मद्देनजर बुल्लू जो है वो शुरुआत में ही कहते हैं कि हीरालाल बुढ़ऊ को जो है वो सेठों के साथ मुलाकात दिखाई दे रही है, सरकार के काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 80 घाट पर लगने वाले ये द्रुपद मेले उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। किस तरह यहाँ पर रिक्शा, साइकिल और 2 पैर ही काफी हैं पूरा 80 घाट नाप लेने के लिए। यहाँ ना साइकिल की जरूरत है ना स्कूटर की जरूरत है। डिलीवरी रोड कहा जाता है इसे, और वो क्यों कहा जाता है? हंसी हंसी में तंज कसते हुए लेखक ने इस बात को भी लिखा है। बात वहां से निकलकर चलती है टेम्पो की तरफ। किस तरह रामजी राय के बेटे ने टेम्पो खरीद लिया है, जबकि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है टेम्पो की। रामजी राय उसे रोकते भी हैं, लेकिन बेटा जो है ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हें चढ़ाता हुआ कह रहा हो कि अब इसी से जमाना चलने वाला है। और साथ ही हमने बात करी 80 के दशक में आए हुए कलर टेलीविजन की, खास तौर से क्राउन टेलीविजन के विज्ञापन की बात जो है लेखक करते हैं। किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घाटों से हंसी गायब होती चली जा रही है और टेलीविजन के माध्यम से नकली हंसी जो है वो लोगों के घरों में घुसती चली जा रही है। धीरे धीरे बूढ़े लोग भी जो हैं वो हाशिए पर आते जा रहे हैं। अब चाय वाले की दुकान पर भी चूंकि टीवी लग चुका है, इसलिए उनके बैठने के लिए अब वहां जगह नहीं रह गई, इसलिए बूढ़े लोग जो हैं वो 2 बेंचों का इस्तेमाल करके चाय वाले की दुकान के बाहर अपनी बैठक जमाने लगे हैं। एपिसोड हमने यहीं पर खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 2-1 लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और ये बदलाव सिरदर्द हो रहा था गुरुओं के लिए। बड़े तो समझ से काम लेते, लेकिन छोटे वह मांगते जो टीवी में देखते। पहले अपनी माँ से मांगते, फिर बाप से। बाप 2 लपड़ लगाता और ठेलेता बाबा के पास, जा बुढ़ऊ के पास, बड़ा माल दबा कर बैठा है बुढ़ऊ। बाहर बेंच पर बैठे गुरुओं में सबसे पहले चुप्पी तोड़ी डॉक्टर गया सिंह ने। गुरु, मैंने पढ़ ली टीवी के पीछे की भाषा, बताएं क्या लिखा है? यह एक अभियान है हमारी हंसी और मस्ती के खिलाफ कि हंसो मत, हंसते हुए आदमी को देखो। और हर जगह हंसने की जगह नहीं होती, इसकी जगह निश्चित कर दी गई है पर्दा। इसके कारखाने हैं मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कलकत्ते में। जिसे हंसना हो इन कारखानों के पर्दों पर आए, हंसी लगाए और पैसा बनाए। उस समय आप देखते थे जब भी कोई हंसी मजाक वाले कार्यक्रम आते थे तो पीछे से जो है नकली हंसी भर दी जाती थी। उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। कोई असर नहीं हुआ इस भाषण का, किसी पर नहीं। कौशिक गुनगुना रहे थे, गुनगुनाते रहे। कौशिक, तुम 15 अगस्त, 26 जनवरी और लंगड़ा आम पर कविताएं ही करते हो कि कुछ देखते सुनते भी हो? रामजी राय बोले। कौशिक ने उन पर अपनी चितवन डाली। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने एक लेख पढ़ा था कुछ दिनों पहले, लिखा था कि अमेरिका ने एक टीका इजाद किया है। टीका क्या है? ड्रॉप है, हंसी निरोधक ड्रॉप। पैदा होते ही किसी बच्चे को 1 बूंद दे दी जाए तो हंसी जीवन भर के लिए खत्म। फिर वे मनहूस के मनहूस ही रह जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। सुना है इसका प्रयोग वह जापान में कर चुका है। उसकी थ्योरी यह है कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, के हाँ, और यही मनुष्य की प्रकृति है। यह क्यों नहीं कहते कि वीरेंद्र शास्त्री ने पान चबाते हुए कहा कि इस समय उसका प्रयोग यहां पर कर रहा है, देखते नहीं बच्चों को? जिसे हंसी निरोधक ड्रॉप कह रहे हो वह ड्रॉप नहीं, यही टीवी है, डॉक्टर गया सिंह बोले। कौशिक ने गुनगुनाना बंद कर दिया। चूतिए हो तुम लोग, क्षमा प्रार्थी हूं। क्या 80 का ठेका ले रखा है तुम सबने? अरे हंसते गाते बीत गई अपनी, जो बची है वह भी इसी तरह बीतेगी। मसल है, बैंगन कहे आलू से, हे आलू, राजा का हाथी आ रहा है। आलू कहे, हमें क्या डर, डरे वह जो लटका हो। तो गुरु, हमें तुम्हें किस बात का डर? सुनो, रात से एक लाइन छाई हुई है दिमाग में, इसकी धुन देखो। कैसे जाऊं मैं सेजरिया ननद बैरी, क्या बात है, लेकिन भूसड़ी के इस बैरी का तुक नहीं मिल रहा है। क्षमा प्रार्थी हूं। तुक है, गया सिंह ने खड़े होते हुए कहा। कल शाम इसी चौराहे से हम लोग पोस्टर, बैनर, प्लकार्ड के साथ एक जुलूस निकालेंगे टीवी के खिलाफ।
गया सिंह के इस जोश पर सब जब सारे लोग हंस रहे थे, तन्नी गुरु खड़े हुए थे। शाबाश डॉक्टर, इसके लिए कला कम्यून और रीवा कोठी के कलाकारों को पकड़ो। शाम को जुलूस तो नहीं निकला, चौराहे पर पोस्टर प्रदर्शनी जरूर हुई। शीर्षक दिया गया ऑपरेशन 80s टीवी क्या कहता है। हंसी हंसने की नहीं, देखने सुनने की चीज है। हंसी से बचिए, काम से काम रखिए। हंसी भगाओ, देश बचाओ। सावधान, हंसी छूत का रोग है। हंसता खलनायक है, नायक मुस्कुराता है। आदमी रहेंगे मगर हंसी नहीं रहेगी। तो ये करारा व्यंग्य है उस टाइम के सिस्टम के ऊपर और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी। चौराहे की इस पोस्टर प्रदर्शनी की सबसे खास बात थी इस अवसर पर आयोजित जनसभा में गुरुओं का भाषण, जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। सभा की सदारत तन्नी गुरु ने की थी। रास्तों से गुजरने वालों ने इसे चंद चूतियों के च्याव च्याव नाम दिया। क्षमा प्रार्थी हूं। आयोजन के खत्म होने के बाद गुरुओं ने समीक्षा की कि इस अति सुंदर प्रदर्शनी को देखने वाले और उनके विचारोत्तेजक भाषणों को सुनने वाले कहां रह गए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ बूढ़े घाट पर होने वाले अखंड हरि कीर्तन में चले गए थे और कुछ धर्म संघ की प्रवचन सभा में लड़के किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे थे। दफ्तरों से लौटे कामकाजी लोग टीवी सीरियल यह जो है जिंदगी देख रहे थे और बाकी लोग परचून और सब्जी की दुकानों पर मोल तोल कर रहे थे। तो ये 80 का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, ये जो है जिंदगी। इसकी कुछ यादें मुझे आज भी मतलब याद है एपिसोड्स। स्वरूप संपत, शफी इनामदार और राकेश बेदी इसके कलाकारों में थे। तन्नी गुरु ने सदारत की थी लेकिन बोले नहीं थे। वे वहां भी थे लेकिन कहीं और भी थे। वे देख रहे थे कि चीजें बदल रही हैं और ये बदलाव बाहर नहीं, उन्हीं के घर में हो रहा है। इनके होने न होने से उनका कोई वश नहीं है। उनके न चाहते हुए भी ये सब कुछ होता जा रहा है। वे देख रहे थे कि 80 के भीतर से ही एक नया नगर उभर रहा है, धीरे धीरे उग रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब वही नहीं सारे गुरु अपना अपना 80 संभाले हुए हाशिए पर चले जाएंगे, वहां जहां नगर के कूड़े कचरे का ढेर है। तन्नी की सारी जिंदगी गुजरी थी चौराहे पर, फुटपाथ पर, घाट पर, देहरी अलंग में, काम चलाया एक गमछा और लंगोट में। बालू और माटी से अच्छा कौन सा साबुन है, वही पोता और घंटों साफा पानी दिया। रुपए पैसे हाथ की मैल थे, करतार का दिया हुआ चना चबेना, गंग जल, 36 प्रकार के व्यंजन, कछु लेना ना देना, मगन रहना, यही उनकी जीवन बूटी थी। मस्ती उनकी जिंदगी थी और हंसी सांस। बड़े से बड़ा ओहदा, बड़े से बड़ी कोठी, बड़े से बड़ा लाट गवर्नर साहब परम बराबर था उनके लिए। तुम्हारी कोई समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो बताओ, हमसे बनेगा तो जरूर करेंगे। बाकी रही अपनी बात तो हम कुत्ते से मराएं किसी के बाप को क्या। लेकिन सब मिलाकर तन्नी गुरु गुरु थे। दूसरे गुरुओं की तरह सन्यासी या फकीर नहीं। उनका घर था, परिवार था, बेटी बेटे थे, नाती पोते थे। वे आंखें खोल देखते रहते थे कि कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कभी नहीं जाना, न जानने की जरूरत समझी, न जरूरत समझी जाने की कि पड़ोस या बाहर कौन कैसे रहता है, क्या खाता पीता है, क्या पहनता है, कैसा बंगला है, कैसी गाड़ी है भी कि नहीं। और ये लौंडे जिन्हें ठीक से गांड धोने का भी सहूर नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं, वे अपनी और दूसरों की हैसियत देखने लगे हैं। जरा बातें सुनो इनकी। वे कहते हैं जाओ बाहर, हंसो गाओ, खेलो कूदो, लेकिन वे या तो टीवी से चिपके रहते हैं या होमवर्क से। और इसे गलत भी कैसे कहा जा सकता था। दूसरे मोहल्लों के लड़के अड़बी तड़बी बोल रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और न जाने क्या क्या बनने के सपने पाल रहे हैं। और ये घोड़ा हो गए हैं लेकिन अभी तक नाक सुड़कते हुए पहाड़े रट रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर सब बनना चाहते हैं, आदमी कोई नहीं बनना चाहता। चिंता या दुख किस चिड़िया का नाम है उन्होंने कभी नहीं जाना और बूढ़े हो गए। और ये बच्चे
वे कातर आंखों से उनके चेहरे देखते, चिंतातुर और बेचैन। 31 दिसंबर 92 को सरकार ने अपने सुख समृद्धि के कार्यों का ब्यौरा समझाते हुए जनता को खुशखबरी दी। उसने उस हंसी पर काबू पाने में सफलता हासिल कर ली है जो विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। तो 1992 में क्या हुआ था ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद देश का माहौल क्या था उसी पर यह करारा तंज था। बच गए थे गुरु लोग, उनका दम घुट रहा था। चौराहे पर होने वाली हर शाम की IDBI, UTI, ICICI ऑफ सीजन सेल, NSC शेयर खरीदने बेचने की चर्चाओं से कोई मनाही नहीं, कोई रोक नहीं। जितना चाहो उतना हंसो, नाचो, गाओ, ठहाके लगाओ, चाहे जो करो, कोई रोक नहीं। लेकिन जाने क्या हुआ कि धीरे धीरे सबकी हंसी गायब होनी शुरू हो गई। वही चौराहा, वही गलियां, वही दुकानें, वही मकान, लेकिन वे गुमसुम होने शुरू हुए तो होते ही चले गए। एक तो वे सभी पहले की तरह एक समय पर एक साथ जुट नहीं पाते थे, और जुट भी जाते तो ना कोई छेड़छाड़, ना कोई गाली गलौज, ना हंसी मजाक, जबकि इनके लिए ना कोई रोक ना टोक। जो करना हो, जितना करना हो, जी भर करो, जबकि इनके बगैर वे जी नहीं सकते थे। तो भाई लोग, जैसे जैसे 80 पर भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे चौराहा उजाड़ होता गया। पहले वहां से गए डॉक्टर गया सिंह, फिर राम बचन पाणे, फिर राजकिशोर, फिर कौशिक, और एक दिन तन्नी गुरु भी चले गए। जब गुरु जाने लगे तब बेटा बहुत गिड़गिड़ाया। क्या हुआ हमसे? कोई गलती हुई क्या? नहीं, सब ठीक है। टीवी और कार से नाराज है क्या? हमसे क्या मतलब? क्यों नाराज हूं? दूसरे जितने बेईमान हैं, जितने भ्रष्ट हैं, उसके आगे मैं तो कुछ भी नहीं। बकवास बंद करो, मैं चलूंगा। अरे तो लुंगी गंजी तो बदल लीजिए। गुरु ने आंखें तरेर कर बेटा को देखा। बेटा अपनी बीवी की ओर ताकते हुए बुदबुदाया, बुढ़ा बड़ा जिद्दी है अपने मन का, किसी की नहीं सुनेगा। बीवी पहले से ही इशारा कर रही थी कि जाने दो, मत रोको। गुरु इशारे को लख रहे थे, लेकिन उनसे मुस्कुराते नहीं बन रहा था। बेटा गेट तक छोड़ने आया उन्हें। सुखी रहो। फाटक से बाहर निकलते हुए तन्नी बोले। जहां कहे वहां छोड़ दूं? गैराज की ओर देखते हुए बेटे ने कहा। तन्नी जहां के तहां खड़े हो गए और कुछ देर खड़े ही रहे। कुछ भूल गए हैं क्या? बेटे ने कहा। तन्नी दुविधा में उसकी ओर ताकते रहे, फिर बोले, बेटा कन्नी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। फिर भी पता नहीं तुमसे दोबारा भेंट हो न हो, इसीलिए एक बात पूछना चाहता हूं। कन्नी ने आश्चर्य से, कौतूहल से पिता को देखा। बेटा, मैं कई दिनों से परेशान हूं एक प्रश्न को लेकर कि दुख क्या है, सिर्फ अपने लिए जीना या दूसरे के दुख से सुखी होना। ये ऐसा सवाल था जिसके बारे में कन्नी ने कभी नहीं सोचा था। वह अपने पिता को ऐसे देखता रहा जैसे उन्हें क्या हो गया है, पगला तो नहीं गए हैं। ऐसे वह एक बात शुरू से ही समझ रहा था कि इस तहमत से वह बच नहीं सकता कि उसने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। कन्नी, जिस दिन तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए खबर कर देना, मैं लौट आऊंगा। कहकर तन्नी गुरु उस मोड़ पर आ गए जहां से गेट नहीं नजर आता था। इसी शैली में लगभग सबने घर छोड़ा था, रामजी राय को छोड़कर। रामजी राय के कमरे में सभी देवी देवता निवास करते थे। वे कई सालों से उन सबकी पूजा करते थे, साथ में नमाज भी पढ़ते थे 3 बार दिन में। वे सुबह सुबह निकलते थे घर से और साधु बेला आश्रम से गुड़हल, गेंदे, बेले, चांदनी के फूल और बेल पत्र गमछे में भर लाते थे और देवताओं को चढ़ाते थे। क्यों करते हैं इतनी पूजा? एक दिन उनकी बेटी ने पूछा। समझौता है, तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। समझौता किससे? भगवान से। तुम हमारे लिए करोगे तो हम भी करेंगे, नहीं तो लौड़ा नहीं करेंगे। क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह कहीं गाली देते हैं भगवान को? बेटी, दुनिया ऐसे ही चलती है, देखती हो संकट मोचन पर। ऐसे जाएंगे कि कभी मुफ्त में दर्शन, कभी 8 आने के फूल, कभी पाव भर लड्डू, लेकिन इम्तिहान पास कर गए तो सबसे बढ़िया दुकान से 1.25 किलो लड्डू, सबसे महंगी माला गुलाब की। क्या है ये सब?
अच्छा काम किया तो अच्छी खातिरदारी, ऐसे ही चलती है दुनिया। 100 बात की एक बात बता गए हैं यहाँ पर राम जी राय कि दुनिया कैसे चलती है। भगवान को हम पूछते हैं, यदि भगवान आपके काम नहीं आते तो आप उन्हें कोसते हैं, ताना मारते हैं, और यदि आपकी बिगड़ी बन जाती है तो आप महंगे से महंगा प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन तुम तो कभी बताते नहीं कि चाहते क्या हो। मैं क्या चाहूंगा, किसमें इतना दम है जो मुझे दे, है कोई भूसड़ी वाला। क्षमा प्रार्थी हूं। वह रे मौज फकीरा की देने वाला मौला है, फिकर छोड़कर किधर जिगर किया कर अजब रंगीला मौला है। जब तुम रहा उदर के भीतर वहां खर्च किन तौला है, किना राम अलमस्त दीवाना देने वाला मौला है। वह अरे मौज कबीरा की चौराहा जानता है कि जब से सन 92 के दंगे में उनके दोस्त सुलेमान मारा गया है, तभी से राम जी गड़बड़ाए हुए हैं। वे पूजा जरूर करते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। कोई पूछता है तो मौज फकीरा की सुना देते हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशान उनकी बेटी थी। कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब घर बार छोड़कर कहीं और चल दे और वह ऐसे ही घर बैठी रह जाए। इस तरह धीरे धीरे सब चले गए। एक दिन 80 से अपने 80 के साथ, अपनी हंसियों ठहाकों मस्तियों यारियां और गालियों के साथ। फिर उन्हीं की शक्ल सूरत के ये कौन है जो इस रोड पर दिखाई पड़ते हैं। मतलब सबके अंदर होने वाले चेंजेस को जो है काशी राम जी यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि वही लोग थे जिनके ठहाकों से 80 चौराहा जो है वो गूंज उठता था, लेकिन आज वो लोग वहीं पर बैठे हैं, लेकिन ना उनकी हंसी है, ना उनकी बातों में वो मस्ती है, ना गालियां हैं जो 80 की संस्कृति में रची बसी हैं। उन्हीं के क्लोन या चलते फिरते मम्मी। ये 80 चौराहा ही है ना जी? था तो वही, लेकिन अब तुलसी नगर कहते हैं। 80 यहां से उठाकर ज्यों का त्यों उठाकर कहीं और ले जाया गया है उन गुरुओं समेत। अब वह मोहल्ला नहीं, म्यूजियम है अंग्रेजिनों के लिए जो देखना चाहते हैं कि बनारस कैसा है। वे कहां जा सकते हैं। बड़ा हो हल्ला मचा संसद में। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ कि धीरे धीरे सारी बस्ती खाली। बिहारी लाल देर तक मुस्कुराते रहे, फिर बोले वे खतरनाक लोग थे। उन्हें एक रोग था, बड़ा संक्रमण, जैसा कि हैजा, जैसा कि प्लेग। वे दूसरे मोहल्ले और दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा था और उसका असर हमारे विकास कार्यों पर पड़ रहा था। तो मतलब भाजपा सरकार ने शुरू से ही अपना होमवर्क बहुत बेहतरीन तरीके से किया था और हर एक को किसी ना किसी तरीके से उलझा कर रखा है। किसी को होमवर्क में, किसी को सिनेमा में, किसी को सिंगार पटार में, किसी को जो है महंगाई की मार में, ताकि इन्हें हमेशा हैंड टू माउथ रखा जाए और इनको सरकार की खिलाफत करने का मौका ही ना दिया जाए। विपक्ष ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। कैसा रूप, वे तो केवल मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे बस। आप निठल्लेपन और निकम्मेपन को मौज मस्ती बोल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं के कारण हमें दिन रात और शाम हटानी पड़ी। अगर आप उन्हें काम नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, अगर वे किसी से कुछ मांगते नहीं, छीनते नहीं, 3-13 नहीं करते, अगर वे किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं और इस हाल में हैं, उसी हाल में अपनी हंसी हंसते हैं, तो आपको तो निश्चिंत और खुश होना चाहिए। कैसे जानते हैं कुछ नहीं बिगाड़ते? मान्यवर आप लोगों को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि बिना इमरजेंसी लगाए, आंसू का रासू का टाटा लगाए पूरे जम्बू द्वीप से हंसी गायब कर दी हमने। तो ये इनका फूल प्रूफ फॉर्मूला है जो हम पिछले एपिसोड में पढ़ भी चुके हैं। पता है आपको, जिसे आप हंसी कह रहे हैं वो अपना लोकतंत्र बोलते थे। उसे एक ही मुल्क में 2 लोकतंत्र कैसे चलेंगे? और भी सुनिए, लोकतंत्र से उनका मतलब क्या है? विकास कार्यों का मखौल, सरकार की लानत मलानत, कुछ भी कीजिए उन्हें संतोष नहीं। हर काम में खोट, कहते हैं घूसखोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है, लूटपाट हो रही है। इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं, और ये चीज कोई नई भी नहीं है। ये कौन सी बात है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, इसीलिए काम ही ना करें।
पड़े रहे 19वीं सदी में। और देखिए महोदय, भरे घड़े से जब आप बोतल शीशियों में पानी उड़ेलेंगे तो पानी बाहर गिरेगा ही। यह भी हो सकता है कि जितना बोतल शीशी में जाए उससे ज्यादा बाहर गिरे। इसके लिए तैयार रहना चाहिए उड़ेलने वाले को। छोटी बड़ी योजनाओं को यही समझिए बोतल शीशी। विपक्ष में किसी को बोलने का मौका न देते हुए अंत में बिहारी लाल ने धीरे से कहा, यह गद्दी मेरी बपौती नहीं है। आज हम हैं, कल आप में से कोई आ सकता है। इस पर कुछ समझा करें। हीरालाल खड़े हुए। तो अब हीरालाल ने क्या कहा वो हम अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो है हम आज का ये एपिसोड विराम देते हैं। कहने समझने को बहुत कुछ है। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ सरकारी व्यवस्था पर भी तंज कसा है लेखक ने। और उस दरमियान 80 के गुरु लोग क्या सोचते थे, उन सब चीजों का यहाँ ब्यौरा दिया गया है। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अंबेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। कोई वीडियो मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां आपको सभी तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम।